तो कहीं किसी को न समझ में आए तो ज़रूर बोलेगा, ठीक है। देखो क्या लिखा, विभिन्न कर्म कांडों, व्रतों एवं त्योहारों हेतु समय एवं तिथि का बड़ा महत्व है और समय की अनुकूलता से ही कोई क्रिया सफल होती है। इसीलिए भारतीय कर्मकांड पद्धति में समय योजना के अनुसार ही कर्मकांडों का विधान किया गया है। दैनिक क्रियाओं में समयानुसार अनुष्ठानों, व्रतों, यज्ञादि में पंचांग के आधार पर सभी क्रियाएं संपादित की जाती हैं। अनेक विकासाधीन कर्मों में मुहूर्त के अनुसार कार्य संपादित करने पर बल दिया जाता है। पंचांग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पंच और अंग अर्थात काल निर्धारण के 5 प्रमुख अंग हैं। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। इनमें सूर्य तथा चंद्र की स्थिति की प्रधानता है। पंचांग में यह प्रत्येक मास के विवरण में प्रायः प्रारंभ में रखे जाते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। वार, अब वार की चर्चा होगी। पहला नंबर क्या है? वार। दिनों के नाम को वार कहते जो भारतीय पद्धति के अनुसार क्रमशः सूर्य, चंद्र, भौम, मंगल, बुध, गुरु या शुक्र तथा शनि के नाम पर सामान्यतः रविवार, चंद्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के नाम से जाने जाते हैं। इसका समय एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है। समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तुरंत बताना। अब आगे की बात यह है कि फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तिथि लिखी हुई है। तो तिथि सूर्य और चंद्रमा के अंतर से बनती है। तिथि सूर्य और चंद्रमा के अंतर से बनती है, दोनों के बीच। अब बात यहाँ पर यह हुई कि क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चंद्र की कलाओं प्रकाशित अंशों में अंतर होता रहता है, इन्हें कुल 30 भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार सूर्य और चंद्र के प्रत्येक 12 अंश पर एक तिथि बढ़ती है, जिन्हें क्रमशः प्रतिपदा, प्रथमा, द्वितीया आदि से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष की तथा इसी प्रकार प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां कही जाती। संपूर्ण तिथियों को मिलाकर एक चंद्रमास होता है, जिसे पंचांग में अलग से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, माह, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन नामों से अलग अलग प्रदर्शित किया जाता। नक्षत्र, अब आगे क्या तीसरा नंबर में? नक्षत्र पूरे आकाश मंडल को 12 राशियों के अतिरिक्त 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया, जिनके नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती है। तो इस प्रकार से समझना है। उसके बाद श्लोक भी लिखा गया है, ताकि श्लोक में याद कर दो। बृहद बकाहड़ा चक्र में सब पढ़ाते हैं ना, वही चीज़ है इसमें भी, लेकिन पंचांग का यहाँ पर विवरण बताया जा रहा है।
5 जो होते हैं उसमें सहयोगी, उनका परिचय दिया जा रहा। चंद्र जिस दिन वार जिस नक्षत्र में, चंद्र जिस दिन वार जिस नक्षत्र में स्थित होता है, उस नक्षत्र का नाम पंचांग में संक्षेप में अंकित किया जाता है। देखो यहाँ फिर से समझो, चंद्रमा यानी कि चंद्र जिस दिन वार जिस नक्षत्र में स्थित होता है, उस नक्षत्र का नाम पंचांग में संक्षेप में अंकित किया जाता है। योग, सूर्य और चंद्र के स्पष्ट का योग जोड़ ही योग कहा जाता। वस्तुतः दोनों अंशों का योग 800 कला होता। अब याद रखना, दोनों नक्षत्रों का योग कितना होता है? 800 कला। ये बड़ी चीज है। योग भी 27 होते। इनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, सोमहन, अतिगंड, सुकर्मा, धृतिशूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिघ, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, ऐन्द्र और वैधृति आदि हैं। इसमें श्लोक पुनः लिखा गया। फिर क्या है? करण। तो करण के विषय में जब लिखा गया तो उन्होंने लिखा स्पष्ट है, सूर्य से अंश चंद्र आगे जाता है। सूर्य से अंश चंद्र आगे जाता है, तब एक करण होता। एक दिन में 2 करण होते हैं। कितने करण होते हैं एक दिन में? 2 करण होते हैं। करण कुल 11 होते हैं। करण कितने होते हैं? 11। इनमें से 7 करण होते हैं जो महीने में 8 बार घूम कर आते। श्लोक पुनः दिया गया। फिर उसके बाद चार स्थिर करण चक्र भी बनाया गया है। इसे अलग से समझाया जाएगा, ठीक है? आगे समझना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत जो जानकारी है उसे मैं सूक्ष्म में कर देता हूँ कि विशेष भारतीय पंचांग में दिन का आरंभ सूर्योदय से होता है। इसलिए सूर्योदय के समय अब यहाँ समझना है, जो निर्णय होते हैं पंचांगों में, निर्णय होता है कि आज इससे बहुत बड़ी चीज़ पकड़ में आ जाती है। व्यक्ति को सूत्र नहीं पता होता है तो वो किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कर सकता। तो सूत्र हमारे विषय हम जानते हैं, तो सूत्र जरूर होना चाहिए। यहाँ लिखा स्पष्ट रूप से यही समझना है, भारतीय पंचांग में दिन का आरंभ सूर्योदय से होता। ये बात समझ लेना है। भारतीय पंचांग में दिन का आरंभ सूर्योदय से होता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना, इसलिए सूर्योदय के समय जो वार, तिथि, योग तथा करण होते हैं, उनका नाम संक्षेप में अंकित किया जाता है। उनके आगे घटी एवं पल अथवा घटी मिनट के रूप में, घंटा मिनट के रूप में अंत होने का समय अंकित किया जाता। पंचांग में देखो हमेशा लिखा रहता है ना, जो नक्षत्र होगा, जो तिथि, उसका अंत समय लिखा, मतलब अंतिम का लिखा होगा, इतने बजे समाप्त होगा। ठीक उसी का समय, ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं कि भारतीय पंचांगों में इसके अतिरिक्त भी अनेक व्रत पर्व संबंधी विशेष विवरण के अतिरिक्त सूर्योदय सूर्यास्त का समय, अंग्रेजी, बंगला, हिजड़ी, फसली, सौर तथा राष्ट्रीय तिथियों का उल्लेख भी किया जाता है। साथ ही दिनमान चंद्र का विभिन्न राशियों में प्रवेश सहित तथा विभिन्न ग्रहों का स्पष्टांश विशिष्ट तिथियों का अयनांश एवं ग्रह स्थित बोधक चक्र दिया जाता। ठीक है, ये चीज यहाँ तक समझनी है बस। लग्न, क्षितिज के पूर्व बिंदु पर जिस राशि का जो अंश विशिष्ट क्षण में पड़ता है उसे लग्न कहते हैं। पंचांगों में लग्न के रूप में राशियों की स्थिति भी दी गई रहती है, जिससे कि किसी विशिष्ट दिन को किसी भी समय के लग्न का ज्ञान ग्रहों के स्पष्ट की भांति किया जाता। हाँ,
अब पंचांग देखने की विधि यहाँ स्पष्ट बताई जा रही है, तो पंचांग देखने की विधि कल बताई जाएगी। ठीक है, हाँ।